तो मैं आपको जीएस पेपर वन के जितने भी स्मार्ट मॉडल आंसर है वो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। उसके मैं जितने भी वैल्यू एडिशन मटेरियल हैं वो आपको सब इस मॉडल आंसर में मिल जाएंगे, ये आपको दिखेंगे। और ये कहाँ पर मिलेंगे, इसकी पीडीएफ इसके आपको हमारे स्मार्ट एस्पिरेंट चैनल टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। तो आज हम लोग जीएस पेपर टू जो 2024 में हमारा पेपर हुआ था उसके हम लोग स्मार्ट मॉडल आंसर देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू एडिशन पॉइंट्स हैं जो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको सेम स्मार्ट एस्पिरेंट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखें तो यहाँ का इसका पेपर कैसा आया था, किस तरीके से आया था, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से हम लोग को जो है बाउंसर क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना था, और जो पुराने नेचर के बेसिस पे आया या थीम रिपीट सच में हुई भी है या नहीं भी हुई है, बहुत सारी चीज़ आपको ये पता चलेगी। तो यहाँ पर आपको ये टेबल कंटेंट में ये क्वेश्चन ही दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप सभी लोगों को कमेंट करना है अफर्मेशन के लिए, आई विल क्लियर यूपीएससी विथ गुड रैंक। चलो अब देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एग्जामिन करना है हमको कि नीड फॉर द इलेक्टोरल रिफॉर्म एज सजेस्टेड बाय द वेरियस कमिटी, अलग अलग कमिटी ने जो सजेस्ट करें विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन एंड प्रिंसिपल। आपने देखा होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, पिछले बार भी आप देखोगे कि जो हमारे चुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव, उसमें भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बोलते रहते हैं मैनी टाइम कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और आप जब भी इसमें से बेसिक थीम जो निकलती है वो हमारी निकलती है इलेक्शन। तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी हमारी जो थीम है ना, रिपीटेड थीम, उन्हीं का ही बोल वाला है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन। अब यहाँ पर मेजर जो इशू फेस करेंगे ना कि वो कौन कौन सी कमेटी है, कमेटी याद आने में बहुत इशू होता है। और आपको पता होगा कि अभी मैं कुछ दिनों से ऑलरेडी आपको ये कमेटी वगैरह ही पढ़वा रहा था, मैंने कमेटी की पूरी पीडीएफ ही आप लोगों को प्रोवाइड करवाई थी। तो आपको वहाँ से भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में लॉ कमीशन है, 2018 में उसने रिपोर्ट जारी करी थी। और जो हमारा नीति आयोग था उसने हाईलाइट करा था कि जो हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए एंड पर्टिकुलर टू वन नेशन वन इलेक्शन टू इन्हांस द गवर्नेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन को एक जो है डाटा से स्टार्ट कर दिया, एक इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट कर दिया। आप टॉपर्स के भी कॉपी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको सेम इसी तरह के इंट्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। तो मैंने ट्राई करा है कि मैं जितना ज़्यादा कम एरर के साथ आपके लिए ये जो है ये मॉडल आंसर प्रिपेयर कर सकूँ। अब देखो इसके बाद जो सब हेडिंग है, बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं कि सब हेडिंग जो रहता है वो सब हेडिंग एग्जैक्टली जो क्वेश्चन की डिमांड है वैसे नहीं लिखते हैं, वो सब हेडिंग ना अपने हिसाब से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि मैंने जो सब हेडिंग लिखी है वो क्या लिखी है, नीड फॉर द इलेक्टोरल रिफॉर्म वन नेशन एंड वन इलेक्शन। यहाँ पर भी क्या पूछा है कि यहाँ पर नीड पूछा हुआ है, हमको जो है एक एग्जामिन करना है कि जो नीड है इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए वो उसके बारे में बात करना है। तो मैंने यहाँ पर सब हेडिंग बिल्कुल कीवर्ड जो यूज़ करें वो वहाँ पर क्वेश्चन ही करें। आप भी कभी भी आंसर लिखो तो ध्यान रखना आपके जो सब हेडिंग के कीवर्ड होने चाहिए वो वहाँ पर जो है क्वेश्चन से ही होने चाहिए। क्यों, समझ में आ गया? बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वहाँ पर अगर चैलेंजेस पूछा हुआ है तो इश्यूज लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, जो पूछा है वैसा ही लिखना है, अंदर के पॉइंट्स बस वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। चलो इसके बाद जैसे कि अगर हम लोग को इलेक्टोरल रिफॉर्म अगर हम लोग कर लेंगे, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, उसकी ज़रूरत क्यों है? उससे क्या होगा कि हमारा कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा, कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हम लोग सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्स का ना सेव कर पाएंगे। ये किसने कहा है? लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने कहा है, 170 वाली। ठीक है, इसके बाद देखो आप लोग जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी अगर हम लोग जो है जो फ्रीक्वेंट इलेक्शन है उनको एलिमिनेट कर पाएंगे, और जिसके कारण क्या होगा कि हमारी गवर्नेंस जो हो जाएगी वो स्टेबल हो जाएगी। ओके, मैं यहाँ पर टू द पॉइंट चलूंगा क्योंकि क्वेश्चंस हमारे 20 हैं, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर लेने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, बस टू द पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, अपने आप याद हो जाएंगे। और अभी अभी याद कर लो, क्योंकि ये जो आपको देख रहे हैं ना ये डायरेक्ट आपके रिफ्लेक्ट भी होते हैं कहाँ पर, प्रीलिम्स में भी देखने को मिलते हैं, और ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। चलो इसके बाद क्या होगा, जो एक गवर्नेंस है वो इम्प्रूव होगी, जैसे कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग है उसमें हम लोग जो है अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये NCRWBC कमेटी बोलती है। वोटर जो है फैटिक रिडक्शन होगा, मतलब कि जो मल्टीपल इलेक्शन होते हैं इससे क्या होगा कि जो वोटर है उसका पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ेगा। अभी आप देखोगे कि राज्यों में अलग अलग इलेक्शन होते हैं, एक लोकल लेवल पर भी अलग अलग इलेक्शन होते हैं, तो कई बार जो होते हैं वोटर लोग जो है पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
तो ये नेशनल इलेक्शन स्टडीज़ बताती है। देन क्या होगा, करप्शन कंट्रोल हो जाएगा, जो मिनिमाइज हो पाएगी जो मनी पावर है एंड वोटिंग बाइंग। कई बार क्या होता है कि पैसे के कारण खरीद लेते, पैसे से वोट को खरीदा जाता है, तो ये गोस्वामी जी की रिपोर्ट कहती हैं। इसके बाद जो है स्ट्रीमलाइन जो है कैंपेन हो पाएंगे, शॉर्टर और यूनिफाइड कैंपेन चला सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं जो इलेक्शन फैटिग होते हैं, ये ऐसा इलेक्शन कमीशन कहता है। एक जो है लॉजिस्टिकल सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, फोकस हम लोग डेवलपमेंट पे अच्छे से कर पाएंगे, जिससे जो है हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये कर पाएंगे फॉर स्टेट और सेंट्रल एजेंडाज पे, ठीक है। देन हम लोग प्रिवेंट कर पाएंगे लेजिस्लेटिव डिसरप्शन को, एंड जो है फ्यूअर इलेक्शन रिलेटेड जो पिटीशन है, वो डिस्प्यूट वगैरह है, वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, ऐसा लो कमीशन की रिपोर्ट कहती है। और ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो अदर जो डेमोक्रेसीज है लाइक साउथ अफ्रीका, वो ना सिमिलर मॉडल को फॉलो करती हैं इलेक्शन एफिशिएंसी के लिए। यहाँ पर ये केस स्टडी के थ्रू भी आप फॉर्म में लिख सकते हो। ये एग्जाम्पल जरूर लिखना आप लोग, क्योंकि इस तरीके से एग्जाम्पल करके लिखोगे तो एक इफेक्टिव करता है। यहाँ पर 12 पॉइंट दिख रहे हैं, क्योंकि इतना ही 10 पॉइंट आपको याद भी आ जाएंगे, इनमें से 8 पॉइंट भी आप लोग लिख कर आए हो तो इनफ है, ठीक है। 8 पॉइंट हो गया, उससे पेज भरा जाता है। आपको इसमें तो एक पेज दिख रहा होगा, बट लेकिन इन सारे पॉइंट्स को लिखेंगे तो आराम से 2 से ज़्यादा पेज भर जाएंगे आपके, ठीक है। कंक्लूजन में ये लिख सकते हो कि जो वन नेशन और वन इलेक्शन है, ये की रिफॉर्म था, ये रिकमेंड किया गया था NCRWBC कमेटी के द्वारा टू इंश्योर द कोस्ट एफिशिएंसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड बेटर गवर्नेंस अलाइन विद द DPSP आर्टिकल 38। तो कभी भी कंक्लूड करो अपने आंसर को तो उसमें आर्टिकल DPSP, जब भी GS पेपर 2 की बात आती है ना, उसमें DPSP आप लोग डाल सकते हो और आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाल सकते हो। तो इससे ही आप ट्राई करो कि कंक्लूड करने के लिए। और SDG वगैरह भी तो वो तो हर जगह फिट हो जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर आपको ट्राई करना है क्या, आपको जो है DPSP और आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, वहाँ से करोगे तो ज़्यादा होगा। और उसके बाद ये कुछ कीवर्ड आपने देखा होगा, मैं कीवर्ड वाली मैंने बुकलेट आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड करी हुई है, जिसमें मैंने 500 प्लस कीवर्ड जो है हर एक सब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर जो रिपीटेड थीम है उसके कीवर्ड आप लोग को ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आप जाके उसको देख लीजिएगा, जिसमें एक्रोनेम्स भी साथ में मैं दोनों में प्रोवाइड किया हूँ। उसकी वीडियोज़ भी आएंगी, शॉर्ट्स भी हमारी चल रही हैं, तो वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हो। तो आप दोनों को देख लीजिएगा। आपके जो ये कीवर्ड है ना अच्छे एफिशिएंसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बेटर गवर्नेंस, ये सब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक। चलो, तो हाँ, ये है कि हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, अब देखोगे तो ये वीडियो में भी आपको मैंने इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी कमेटी हैं डेविल से याद करवाया था, इसको देख लेना, ठीक है। और हमारे ये वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी PDF में। चलो, एक्सप्लेन द डिस्टिंग्विश बिटवीन द लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स। तो हम लोगों को दोनों के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है कि जो लोक अदालत है और जो आर्बिट्रेशन है ट्रिब्यूनल, उसके बीच में whether they entertain civil as well as criminal cases। तो ये या तो क्या ये सिविल और जो क्रिमिनल केसेस है इन दोनों को एड्रेस करते हैं या नहीं, ठीक है। तो 10 मार्क्स का है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, जो ये ट्रिब्यूनल है ये क्या है, ये आर द अल्टरनेटिव डिस्प्यूटेड रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो एसेंशियल होते हैं फॉर क्विकर एंड अफोर्डेबल जस्टिस, तुरंत जस्टिस देने के लिए, ठीक है। जैसे कि नालसा 2023 का डाटा है, वो बोलता है कि वो जो हाईलाइट करता है कि देयर इफेक्टिवनेस इन इंडिया, ठीक है। चलो, यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस लिख दिया है कि जो यहाँ पर लोक अदालत है, यहाँ पर आपका जो आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल होते हैं, ट्रिब्यूनल भी छोटे तरीके के एक जो है वो मतलब फैसला सुनाने वाली एक, कह लो कि ट्रिब्यूनल क्या है, एक तरीके से अदालत ही समझ लो, बट लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि ये जो है नालसा एक्ट के द्वारा बना था, ये आर्बिट्रेशन एक्ट के द्वारा बना था। यहाँ पर डिसीजन जो है वो फाइनल और जो बाइंडिंग होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अवार्ड कैन बी चैलेंज और अपील। तो यहाँ पर जो भी चीज़ सजा या अवार्ड के लिए बोला जाता है उसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, चैलेंज किया जा सकता है। बट यहाँ पर ना ये डिसीजन इनके फाइनल होते हैं लोक अदालत में और बाइंडिंग होते हैं। यहाँ पर फोकस करा जाता है सेटलमेंट पे और कॉन्सिलेशन पे। यहाँ पर फोकस करा जाता है लीगल रूलिंग पे एंड जजमेंट पे। इसमें हैंडल जो करे जाते हैं सिविल डिस्प्यूट और जो माइनर क्राइम है, छोटे छोटे पीटी क्राइम है, उन पे फोकस करा जाता है। इसमें ना जो हैंडल करे जाते हैं कमर्शियल लेवल पे, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स वगैरह हैं, उस पर फोकस करा जाता है। इसमें कोई कोर्ट को कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं होती है ये, लेकिन जो आपका आर्बिट्रेशन है इसमें जो है फ़ी देनी ज़रूरी होती है। डिसीजन यहाँ पर पब्लिक का होता है, यहाँ पर जो है प्रोसीडिंग आर प्राइवेट होती है। यहाँ पे जो जितनी भी प्रोसेस वगैरह होती है वो प्राइवेट लेवल पर होती है।
ठीक है। इसके बाद जो अगला इसकी सब हेडिंग आती है, डू दे एंटरटेन द सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केस, क्या ये जो है सिविल और क्रिमिनल केस दोनों को एंटरटेन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर देख लिया कि जो है सिविल डिस्प्यूट और माइनर क्राइम को भी करते हैं, लेकिन ये कमर्शियल और कंट्रेक्चुअल को करते हैं। तो अब लेकिन वहाँ पर अलग से पूछा हुआ, तो हम लोग को वहाँ पर एक अलग से सब हेडिंग देख के उसको बताना पड़ेगा। तो चलो बात करते हैं। जो लोक अदालत है वो सिविल केसेस फोकस करती है कि फैमिली डिस्प्यूट हो जाए, प्रॉपर्टीज इशू हो जाए, जैसे मोटर एक्सीडेंट जो है क्लेम हो गया उसका। लेकिन आर्बिट्रेशन में बात करें, सिविल केसेस है जो है इसमें हैंडल करे जाते हैं कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। लेकिन जो बिजनेस जो डिसएग्रीमेंट वगैरह है एग्जाम्पल के रूप में, वो हो गया। लोक अदालत में माइनर क्रिमिनल केसेस जैसे कि डील विद द पिटी क्रिमिनल मैटर्स, जैसे कि ट्रैफिक वायलेशन हो गया। और आर्बिट्रेशन में नो क्रिमिनल केसेस, उसमें क्रिमिनल केसेस नहीं होते हैं, स्ट्रिक्टली फोकस करा जाता है सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट पे। ठीक है। देन लोक अदालत में क्या होता है कि कंपनसेशन का क्लेम कर सकते हैं, हैंडल करे जाते हैं इसमें इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। एग्जांपल ऐसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम हो गया आपका। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट वगैरह है, जैसे कि रिजॉल्व करा जाता है यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर कमर्शियल कॉन्फ्लिक्ट हो गए आपके, और जैसे कि एग्जांपल हो गया इंटरनेशनल ट्रेड के केसेस वगैरह हो गए, उसमें लोक अदालत में लेबर डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है। मतलब उसके बारे में डिस्कस करा जाता है, रिजॉल्व करे जाते हैं कि उनकी क्या क्या वेजेस वगैरह हैं, उससे रिलेटेड इशू, अनफेयर जो है डिसमिसल वगैरह यूज़ करा जाता है। देन आर्बिट्रेशन में जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये इसमें हैंडल करे जाते हैं प्राइवेट एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनीज। अगर कंपनीज के बीच में कुछ प्राइवेट एग्रीमेंट वगैरह हुआ, वो सारी चीज़ जो है डिस्प्यूट यहाँ पर हैंडल करे जाते हैं। सो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, फाइल लोक अदालत एड्रेस सिविल और माइनर क्रिमिनल केसेस, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ओनली डील विद द डिस्प्यूट सिविल डिस्प्यूट, सपोर्टिंग द एफिशिएंट जस्टिस अंडर द आर्टिकल 390A। इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताना आर्टिकल 390A क्या कहता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, वो सब 5 पॉइंट को कमेंट करके बताओ मुझे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द ग्रोथ ऑफ द कैबिनेट प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। इलूसीडेट करना है हम लोग को इसका बारे में। बाकी मैं आप लोग को जो है ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, इस पर जो जितने भी हमारे डायरेक्टिव वर्ड्स है इस पर वीडियो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम है हैज़ प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। तो मतलब उसी का ही जो है रिजल्ट है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, उसी का ही एक रिजल्ट है आपका जो है कैबिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर एक तरीके से कंपैरिजन करा जा रहा है। तो चलो देखते हैं हम लोग इसका आंसर। तो जैसे सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिख दिया कि जो हमारा कैबिनेट सिस्टम है ये क्या कर रहा है कि एक्सपांशन हैज शिफ्टेड पावर टुवर्ड द एग्जीक्यूटिव मार्जिनलाइजेशन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। एज पर द, ये हमारी जो 2023 की PRS रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसका डोमिनेंस है वो ग्रो होते जा रहा है इन डिसीजन मेकिंग में। हमारी जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होती है वो जो है सुप्रीमेसी थोड़ी कम होती जा रही है, लेकिन जो आपका एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस है, ठीक है, जो कैबिनेट सिस्टम है उसका जो डोमिनेंस है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट में कहा गया था। तो ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम मार्जिनलाइजिंग पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, तो ये हम लोगों ने जो यहाँ पर सब हेडिंग लिखी है ये कहाँ से लिखी है, वो हम लोगों ने क्वेश्चन से ही लिखी है। ठीक, तो चलिए इसके अंदर क्या क्या आता है कि हम लोग जो कैबिनेट सिस्टम है वो कैसे पार्लियामेंट्री जो सुपरमेसी उसको कम कर रहे हैं। अब देखो जो एग्जीक्यूटिव है उसका डोमिनेंस बढ़ते आ रहा है, कैबिनेट कंट्रोल कर रही है ऑन लेजिस्लेटिव एजेंडास में, जैसा ऑर्डिनेंस वगैरह हो गया, आपने देखा होगा कि ऑर्डिनेंस पास हो जाते हैं। मेजोरिटी रूल, कई बार क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है इन कैबिनेट ऑफन द बाई पास द पार्लियामेंट्री डिबेट को कई बार जो है बाईपास कर देती है, जैसे मनी व्हील्स वगैरह हो गया आपके, रिड्यूस हो जाती है डिबेट को, कई बार रिड्यूस कर दिया जाता है, लिमिट टाइम जो है देते हैं कई बार जो है पार्लियामेंट्री डिस्कशन में, जैसे 2022 में लोकसभा सेशन में हुआ था। पॉलिसी का जो इंटेंशन है या जो इनिशिएशन है कि पॉलिसी का इनिशिएशन ये जो है कैबिनेट के द्वारा डिसाइड करा जाता है, तो ये कई बार जो है लिमिट करता है पार्लियामेंट्री रूल को, जैसे GST वगैरह हो गया आपका। ठीक है, प्राइम मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी होती है, कई बार जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है इन द प्राइम मिनिस्टर जो है ये रिड्यूस कर लेता है पार्लियामेंट्री इन्फ्लुएंसेस को, जैसे इंदिरा गांधी एरा में हुआ था। ये एग्जाम्पल तो आपको लिखने ही है जिससे आपको जो है जस्टिफाई कर सकें अपने आंसर को। देन जो है ऑर्डिनेंस पावर आपको देखने को मिलेगी। देन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कई बार क्या होता है जो कैबिनेट है वो रिसॉर्ट करती है टू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये क्या करता है जो डिबेट को रिड्यूस करता है वहाँ पर। विप सिस्टम हो गया आपका, कोएलिशन पॉलिटिक्स हो गई, जो पॉलिसी स्टीयरिंग आपको देखने को मिलेगी, इमरजेंसी पावर देखने को मिलेगी, लॉ मेकिंग पावर है, बजट कंट्रोल है कई बार,
और जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह है उसमें जो मेन डिसीजन लेती हैं वो हमारी कैबिनेट ही लेती है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ वगैरह हो गई, उसमें जो कैबिनेट है वो डिसीजन को कई बार बाईपास कर देती है, जबकि पार्लियामेंट्री कमेटी के देने के बाद भी। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो कि ऑल द ग्रोथ ऑफ द कैबिनेट सिस्टम चैलेंजिंग पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड लिमिटिंग ओवरसाइट एज नोटेड द सरकारिया कमीशन। ये सरकारिया कमीशन रिपोर्ट ने बताया था, और ये क्या करता है कि इम्पैक्ट करता है डीपीएसपी के आर्टिकल 38 को रिगार्डिंग द पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। तो एक तरीके से हम लोगों ने एक कमेटी से इसको कंक्लूड कर दिया है। कमेटी हो गया, हमारा आर्टिकल हो गया, उससे हम लोगों ने इसको कंक्लूड कर दिया। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो ड्यूटी है केग की इज़ नॉट मेरेली इंश्योर द लीगलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर। केवल वो एक्सपेंडिचर की जो है ड्यूटी नहीं है कि वो उसी को ही इंश्योर करे उसकी लीगलिटी, बट ऑल्सो इट्स प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी भी जो है उसके अंदर आती है। तो चलो, ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, देन उसको एड्रेस किया जाता है। चलिए देखते हैं। इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले केक क्या होता है, कौन से आर्टिकल के बारे में लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कर दी, और केक की रिपोर्ट को हमने बता दिया। तो केक का जो रोल है, रोल को बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि उसकी ड्यूटी क्या रहती है, उनकी रोल क्या होते हैं, वो सारी चीज़ जनरली हमारी स्टेटिक पोर्शन है, और ये हमारा एक तरीके से थीम ही है। तो थीम से, रिपीटेड थीम से आते क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर और देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या काम होता है इनका। ये क्या करते हैं, लीगल ऑडिट करते हैं। केक क्या करता है, इंश्योर करता है कि स्पेंडिंग कितनी हो रही है एज पर द लॉ। जैसे कि मान लो यूनियन बजट जो है उसका एलोकेशन। प्रॉपर्टी ऑडिट करते हैं, एग्जामिन करते हैं कई बार रिजनेबलनेस क्या क्या है उसके एक्सपेंडिचर की, या मिसयूज हो तो नहीं हो रहा है हमारे जो है फंड का, पीएम किसान स्कीम वगैरह का। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जो है ये शो करते हैं। प्रिवेंटिव मिसयूज़ को जो है ये बताते हैं, साथ ही साथ बताते हैं, एवेल्यूएट करते हैं कि इकोनॉमी और एफिशिएंसी है किसी प्रोजेक्ट की, उसके बारे में। और ये इंश्योर करते हैं स्पेंडिंग अलाइन विद द डीपीएसपी गोल कि इसके बाद जो इरेगुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको ये डिटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको भी चेक करते रहते हैं, और करप्शन को कंट्रोल करने का काम होता है मेन इनका। और आप देखोगे कि जो केग है वो ऑडिट करता है पीएसयू को फॉर द बोथ लीगल एंड प्रॉपर्टी लेवल पे। देन जो है आइडेंटिफाई करते हैं जो एक्सेसिव और जो अप्रूव्ड स्पेंडिंग है उसके बारे में, जैसे कि ऑडिट ऑन द सब्सिडी लीकेज। ठीक है, ऑडिट ऑन कंटिजेंसी फंड, एंड देन अवॉइडिंग द एक्स्ट्रा एवरेजेंस। देन हाईलाइट करते हैं जो एक्स्ट्रा वेगेंट्स होते हैं या जो बेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है उसको। यहाँ पर फिजिकल डिसिप्लिन इंकरेज करते हैं, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन गवर्नेंस डिपार्टमेंट पे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा क्योंकि ये जो है मैं आपको पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग को जो है एक तरीके से जो आपकी पिक्टोग्राफिक लर्निंग है उसको मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, पिक्टोग्राफिक और लिसनिंग मेमोरी को। चलो, यहाँ पर बाकी के कंक्लूजन में लिख सकते हो कि जो केग है प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, असेंबलिंग बोथ लीगलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब कि जो प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी पूछा हुआ है क्वेश्चन में उसी को हम लोगों ने एड्रेस कर दिया। देन हम लोगों ने हमारे आर्टिकल से इसको कंबाइन कर दिया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया है कि जो एनालाइज करना है हम लोग को, रोल ऑफ लोकल बॉडी इन प्रोवाइडिंग अ गुड गवर्नेंस एट अ लोकल लेवल एंड ब्रिंग आउट द प्रॉज एंड कॉन्स। कौन से प्रॉज एंड कॉन्स है मर्जिंग द रूरल लोकल बॉडी विथ द अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, तो हम लोग को उसके प्रॉज एंड कॉन्स बताने हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग की सब हेडिंग बन सकती है, क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। लोकल बॉडी लाइक पंचायत हो गया, हमारा म्यूनसिपैलिटीज़ हो गए, ये सब लोकल बॉडीज़ के अंदर आते हैं। ये एम्पावर होते हैं। हमारे जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है ये हमारी बेसिक थीम है, और ये डायरेक्ट हमारे सिलेबस में भी मेंशन है। तो देखो ये जो है हमारी जो रिपोर्ट आई है 2023 में, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, वो हाईलाइट करती है इनके रोल को इन रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलो, रोल ऑफ लोकल बॉडी इन प्रोवाइडिंग द गुड गवर्नेंस, क्या है इनका रूल गुड गवर्नेंस के लिए, उसमें हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है ये एम्पावर करती है लोकल कम्युनिटी को, जैसे ग्राम सभा वगैरह हो गया। सर्विस डिलीवरी में जो है इंपॉर्टेंट है, फोकस करती है ऑन मार्जिनलाइज ग्रुप में, इंकरेज करती है पब्लिक का पार्टिसिपेशन को, इंश्योर करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लोकल रिप्रेजेंटेटिव क्विक लोकल रिस्पॉन्स होता है, डेवलप करती है लोकल रोड्स और स्कूल्स को, जो म्यूनसिपैलिटी मैनेज करती है सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को। देन आप देखोगे कि जो एफिशिएंट प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन होता है, एंड देन प्रमोट करती है लोकल हेल्थ सर्विस को, एंड इन्हांस करती है लोकल लॉ जो है एनफोर्समेंट को।
देन इम्प्लीमेंट करती है लोकल हाउसिंग स्कीम को, देन इम्प्रूव करती है स्कूल इनरोलमेंट को, देन फोकस करती है ऑन लोकल इकोलॉजिकल इश्यूज़ को। और ग्रीवांस जो रेड्रेसल है, इसमें जो क्विक रेजोल्यूशन होता है उन लोकल इश्यूज़ पे। अब प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं इसमें, जो आप देखोगे कि मर्जिंग अगर हम लोग कर लेते हैं रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ को। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मर्जिंग कर देंगे तो उसके क्या फ़ायदे हैं, मतलब फ़ायदे और नुकसान। मर्जिंग कर देंगे तो हम लोग जो है ना एक यूनिफाइड प्लानिंग कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। बट आप एक दूसरी जगह दूसरी साइड देखोगे कि जो फोकस है ना उसका डाइल्यूशन हो जाएगा। अनइक्वल जो है रूरल के इश्यूज देखने को मिलेंगे, माइट बी ओवरलोक्ड हो जाएंगे इन अर्बन सेंट्रिक पॉलिसीज़ में। तो जो अर्बन सेंट्रिक जो पॉलिसीज़ होगी वो फिर रूरल लेवल पे आप ध्यान नहीं दे पाओगे। रिसोर्स शेयरिंग में जो है हेल्प मिलेगी, ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे कि हम लोग जो यूज़ ऑफ रिसोर्स है अक्रॉस द रीजन, जैसे कि वाटर सप्लाई सिस्टम वगैरह है, उसमें जो है हम लोग को हेल्प मिलेगी। लेकिन कई बार क्या होगा कि ओवरबर्डन हो जाएगा गवर्नेंस पे। लार्जर ज्यूरिसडिक्शन आपको जो है वो कई बार स्लो डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करेगा। इम्प्रूव हो जाएगी कनेक्टिविटी, ठीक है, ये इन्हांस करेगा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को। एग्जाम्पल हो गया जो रूरल अर्बन फ्रिंज, एक कीवर्ड आपने सुना होगा, वो जो है आप एक तरीके से रूरल अर्बन रूट नेटवर्क होता है, ठीक है। लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे आपको। अर्बन सेंट्रिक जो है पॉलिसीज़ में नॉट स्वीट द रूरल नीड्स, कई बार जो है वो रूरल की जितनी भी नीड्स है उसको स्वीट नहीं कर पाएंगी, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि जो फार्मिंग है वहाँ की वो चैलेंजेस हो जाएगी। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में हेल्प में देखने को मिलेगा। बेटर मार्केट एक्सेस हो जाएगा फॉर रूरल एरियाज, एग्जांपल जैसे अर्बन मार्केट है फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पर डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी, जितने भी फाइनेंशियल हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज़ हैं वो डिफर देखने को मिलेंगी, कॉजिंग करेंगे अनइक्वल सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन को। एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी हो जाएगी, कंबाइंड हो जाएगा जैसे रिसोर्स फॉर द सर्विस पब्लिक सर्विस, एग्जांपल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन हो गया। लॉस ऑफ लोकल आइडेंटिटी हो जाएगी, रूरल रीजन जो है में लॉस ऑटोनॉमी एंड लोकल रिप्रेजेंटेशन। कंक्लूजन में ये लिख दोगे कि जो मर्जिंग करना लोकल बॉडीज़ को में इम्प्रूव द जो है रिसोर्स शेयरिंग, बट रिस्क अंडरमाइनिंग रूरल गवर्नेंस। कई बार क्या होगा कि जो रूरल गवर्नेंस है उसके जो रिस्क है वो अंडरमाइनिंग कर दिए जाएंगे। तो बैलेंस रिफॉर्म कैन बी अचीव डीपीएसपी गोल फॉर ऑफ इक्वल डेवलपमेंट। तो हम लोग को एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है जहाँ पे दोनों को हम लोग अच्छे से बैलेंस कर सकें। चलो अगला है कि जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है हैव द पोटेंशियल टू मेक इंडियाज डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव। जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके पास एक पोटेंशियल है कि वो हमारे इंडिया को है ना मोर इंक्लूसिव बना सकते हैं एज दे रिलेट टू सर्टेन वाइटल पब्लिक इशू, जिससे वो जो बाकी के पब्लिक जो वाइटल इशू हैं वो उसको हम लोग एड्रेस कर सकें इंक्लूसिवली। तो चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ गया। यहाँ पर हमारा जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है वो क्या करता है कि क्रूशियल रोल प्ले करता है इन एड्रेसिंग द पब्लिक इश्यूज इन इंडिया एंड कंट्रीब्यूट करता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। अब अकॉर्डिंग टू 2023 में नीति आयोग की रिपोर्ट आप देखोगे, दिस क्या बोलता है वो, दिस ट्रस्ट मोबिलाइजिंग सिग्निफिकेंट रिसोर्स फॉर सोशल कॉजेज। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने सब हेडिंग में क्या लिखा है, पोटेंशियल ऑफ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्या पोटेंशियल है उसका, जो हमारे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, यहाँ पे मैंने पोटेंशियल लिखा है, यहाँ पे रोल भी लिख सकता था, बट यहाँ पर हम लोगों ने जो कीवर्ड है, कीवर्ड देखो क्या लिखा है यहाँ पर, पोटेंशियल। आप रोल भी लिख सकते हो, बट आप ज़्यादातर जो कीवर्ड यूज़ करो सब हेडिंग में वो कहाँ से यूज़ करना है हम लोगों को, हमारे क्वेश्चन से। तो इसके रोल कम्युनिटी वेलफेयर, एजुकेशन एक्सेस, डिजास्टर रिलीफ, वुमेन एम्पावरमेंट में जो है आपको हेल्प मिलेगा, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में मिलेगा हेल्प, देन हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन में आपको हेल्प मिलेगा, देन फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन में आपको हेल्प मिलेगा, यूथ इंगेजमेंट, सोशल कोहेजन, हेल्थ जो है आपको कैंप में हेल्प मिलेगा, हम लोग जो है हेल्थ चेकअप के जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है कैन सिग्निफिकेंटली इनहांस द इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन इंडिया एंड एड्रेसिंग द जो है वाइटल इशू अलाइन विद द डीपीएसपी जो 45 है हमारा, आपको कमेंट करके बताना है वो किससे रिलेटेड है 45 ऑन द एजुकेशन एंड वेलफेयर। वैसे मैंने बता ही दिया है, बाकी आप और अच्छे से डिटेल में बताना 45 के बारे में। अब देखो
पावर्टी कितने बार मैंने आपको जो है अपने लेक्चर में भी बताया, पुराने लेक्चर के बारे में भी आप देखोगे जब पीवाईक्यू करवा रहे हैं तो ये पीवाईक्यू में आया हुआ है ऑलरेडी। तो क्या पूछा है, जो पावर्टी और मालन्यूट्रिशन है ये क्रिएट करते हैं एक विशियस साइकिल। विशियस साइकिल आपको याद होगा, जब मैंने ऐसे के टेम्पलेट बताए थे आपको, ऐसे के टेम्पलेट में मैंने आपको ये विशियस साइकिल बताई थी, विशियस साइकिल और वर्चुअस साइकिल दो बताई थी ना, तो वहाँ पर मैंने पावर्टी की विशियस साइकिल के बारे में बताया था। तो उस विशियस साइकिल को बना सकते हो। एडवर्सली क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। एंड क्या स्टेप है, आप क्या स्टेप लोगे टू ब्रेक दिस साइकिल, इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आप क्या स्टेप लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बन जाएगा। चलो, पावर्टी से हम लोगों ने दोनों को क्या कर दिया, डिफाइन भी कर सकते हो या तो दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो कि दोनों आर इंटरलिंक टू अंडरमाइनिंग द ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। आप जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट है वो इंडिकेट करती है कि जो हमारा 34% ऑफ चिल्ड्रन है आर स्टंटेड, एंड हाईलाइट करती है एक अर्जेंट इशू के बारे में। तो आप यहाँ पर ना एक विशियस साइकिल भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पावर्टी की अलग दी थी, मालन्यूट्रिशन की अलग दी है। आप ऐसे एक से बॉक्स बना सकते थे, ठीक है। यहाँ पर पावर्टी की विशियस साइकिल बता देते, यहाँ पर मालन्यूट्रिशन की विशियस साइकिल बना सकते थे वहाँ पर एग्जाम हॉल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे क्या होता है कि सबसे पहले लिमिटेड एजुकेशन होती है, देन क्या होता है कि लिमिटेड एजुकेशन होगी तो लो लिटरेसी रेट होगा, देन फिर क्या होगा, फिर लो पेइंग जॉब, मतलब कि जॉब कम होगी, फिर इनसफिशिएंट इनकम होगी, फिर इनएडुकेट हेल्थ केयर एक्सेस होगा, फिर पुअर हेल्थ होगी, फिर जो है एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि पावर्टी वापस से बढ़ जाएगी। तो ये शॉर्ट में भी बना सकते हो, इसके और भी आपको मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट सर्च भी करना तो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे इसके। ऐसे माल न्यूट्रिशन का है, इसका देख लेना। मैं जस्ट आप थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो जिससे विशेष साइकिल उसको क्लियर हो जाए एग्जामिनर को, ठीक है। इसके बाद जो पावर्टी है, माल न्यूट्रिशन है, ये एक विशेष साइकिल क्रिएट करता है और एडवर्सली अफेक्ट करता है हमारे ह्यूमन कैपिटल परफॉर्मेंस को। तो क्या करता है, स्टंटेंट जो हमारी जो स्टंटेंट ग्रोथ है उसको अफेक्ट करता है, रिड्यूस करता है प्रोडक्टिविटी को। मैं डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, स्मार्ट एस्पिरेंट चैनल पे जाके आप देख लेना, ठीक है। हेल्थ केयर कोस्ट को करता है, इंटीग्रेशन जो है उसको इम्पैक्ट करता है, और साथ ही साथ जो है लिमिटेड एजुकेशन एक्सेस को वो करता है। कौन कौन से स्टेप हैं जो हम लोग ले सकते हैं साइकिल को ब्रेक करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोग्राम चला सकते हैं जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो स्कूल में जो खाना वगैरह प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसको इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, हेल्थ केयर एक्सेस जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं, इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारी जो 45 डायमेंशन जो है ना वही वर्क करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इम्प्रूव कर सकते हैं सैनिटेशन को, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है वो चला सकते हैं, देन कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव ले सकते हैं हम लोग, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है स्कीम चला सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं वुमेन को, उनके लिए प्रोग्राम चला सकते हैं, देन डाटा कलेक्शन वगैरह कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं एनजीओ से, ठीक है। तो अगर हम लोग इन सब चीज़ों को एड्रेस कर लेते हैं, जो हमारा जीरो हंगर है SDG 2 उसको हम लोग एड्रेस कर लेंगे। और DPSP का जो आर्टिकल है 39 जिसको आपको कमेंट करके बताना है, वैसे यहाँ पर लिखा ही हुआ है, फिर भी एक बार कमेंट करके बता देना रिवीजन के लिए, ठीक है। चलो, इसके बाद जो क्वेश्चन आया था वो डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मेक्स इट्स नेसेसरी दैट पब्लिक जो परसेप्शन है ऑफ द इंटीग्रिटी एंड जो है कमिटमेंट है ऑफ द सिविल सर्वेंट बिकम अ एब्सोल्युटली पॉजिटिव। तो सिविल सर्वेंट से रिलेटेड सिविल सर्विस की जो वैल्यू है, डायरेक्ट जो आपके सिलेबस में कीवर्ड भी मेंशन है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जैसे कि जो 2023 में ग्लोबल करप्शन इंडेक्स था उसने हाईलाइट किया था कि जो पब्लिक ट्रस्ट है इन सिविल सर्वेंट ये एसेंशियल होता है इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए, डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी के लिए। और पब्लिक ट्रस्ट पे ऑलरेडी क्वेश्चन भी आ चुका है, ट्रस्ट डेफिसिट वगैरह जो है उस पर आ चुका है, एथिक्स में आप लोगों ने देखा होगा। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मेक इट नेसेसरी दैट द पब्लिक परसेप्शन जो है ऑफ इंटीग्रिटी। तो ये डायरेक्ट हम लोगों ने कहाँ से कीवर्ड लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन के कीवर्ड से लिखा है। तो ये क्या करती है, ये एथिकल स्टैंडर्ड ये अध्ययन करती है जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसकी गाइडलाइन को, और इसके कारण क्या होता है कि देन जो पब्लिक का जो है वो पब्लिक का ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव जैसे RTI एक्ट है हमारे, जो वो फैसिलिटेट करते हैं सिटीजन को एक्सेस टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म हो गया, पब्लिक का इंगेजमेंट हो गया, देन आपके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हो गए, और विसिल ब्लोवर प्रोटेक्शन हो गया, कमिटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट बिकम अ एब्सोल्युटली पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से आप देखोगे कि हमारे एथिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से भी आपको जो है मिलता जुलता देखने को मिलेगा।
तो क्या कर सकते हो, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो बाय नेशनल इंस्टीट्यूट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ हैं एनहांस कर सकते हो सिविल सर्वेंट की स्कीम को, एंटी करप्शन कैंपेन चला सकते हैं, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म चला सकते हैं, पब्लिक सर्विस जो है चार्टर बना सकते हो, देन जो है कम्युनिटी के डेवलपमेंट प्रोग्राम चला सकते हो। कंक्लूजन के ये क्या है कि जो पॉजिटिव पब्लिक परसेप्शन है ऑफ सिविल सर्वेंट इज़ अ वाइटल डेमोक्रेसी सपोर्टिंग डीपीएसपी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है एंड फोस्टरिंग करता है ट्रस्ट इन गवर्नेंस को है। ठीक है, इसके बाद द बेस्ट इज फोस्टरिंग इंडिया एज अ अल्टरनेटिव टू रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन द चाइना। मतलब कि जो है बेस्ट के जितने भी कंट्रियाँ हैं वो चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं और इंडिया को एज अ चूज़ करा जा रहा है सप्लाई चेन। ठीक है, एज अ सप्लाई चेन एंड स्ट्रेटेजिक अलाई टू काउंटर द चाइना पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। एक्सप्लेन करना है हम लोग को इस स्टेटमेंट को। तो सबसे पहले 2023 में अगर हम लोग बात करें, यूएस इंडिया का एक ट्रेड हुआ था, वॉल्यूम किया था, वो कम से कम इतना रीच किया था कि उसने 191 बिलियन जो है रीच कर लिए थे, एंड रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो बेस्ट का एफर्ट है टू पोजीशन इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना। तो आप देखोगे कि यूएसए की कंपनी कितनी सारी है वो शिफ्ट होते जा रही है हमारी इंडिया में। तो वो क्यों हो रही है, जो वेस्टर्न की जो कंट्री है वो हम लोग के इंडिया पे क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था साल भर, तो इसलिए जो है यूपीएससी ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है। तो द बेस्ट जो है वो फोस्टरिंग करता है इंडिया एज एन अल्टरनेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट्स यूज़ होते हैं वो आप देखोगे स्टेटिक वाले पॉइंट्स देखेंगे, जो आप लोग बाकी पीवाईक्यू अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ से पॉइंट्स आपको जनरेट करने को मिल जाएंगे। अभी मैं डेली, आप लोग को मालूम है कि डेली 3 बजे मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूँ और क्वेश्चन में सिर्फ पीवाईक्यू करवाता हूँ। पीवाईक्यू अगर आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लेते हो, हमारा टारगेट 800 दिन का है और आज हमारे 57 डे हो गए। 75 डे का हार्ड चैलेंज लिया था हम लोगों ने, 75 डे में 57 डेज कंप्लीट हो गए आंसर राइटिंग के। आप लोग जाइए उसको ज्वाइन करिए, फ्री इनिशिएटिव है वो, हमारा आंसर राइटिंग का ग्रुप। आपको ये स्मार्टेस्ट फ्रेंड चैनल पे जाएंगे, वहाँ पर आपको पीवाईक्यू आंसर राइटिंग वाला ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई चेन जो है, अगर हम लोग जो है बेस्ट क्यों कर रही हैं, एज अल्टरनेटिव क्यों ढूंढ रहे हैं, वो अपना सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, डिफेंस कोऑपरेशन करना चाहते हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ये पता है, ये टेम्पलेट है, ये कीवर्ड ईवर्ड सब रटे हुए रहते हैं, बस एग्जाम्पल से आपको जस्टिफाई करना होता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बायलैटरल ट्रेड जो है एग्रीमेंट एंड कल्चरल एक्सचेंज। किस लिए, टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन चाइना सप्लाई चेन, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, डाइवर्सिफाइंग इम्पोर्ट्स, एज एन स्ट्रेटेजिक अलाई टू काउंटर द चाइना पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस, जिसमें मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, ट्रेड डील्स वगैरह करने को मिल रहे हैं। तो ये जो है प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस को हमारे डीपीएसपी के। मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चल रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज करना है हम लोग को, जो इवॉल्विंग डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक्स है, स्ट्रेटेजी है, रिलेशन है विद द सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन्स, मतलब कार्स से रिलेटेड है। ये हाईलाइट करते हैं इंक्रीजिंग द सिग्निफिकेंट इन रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन में इंडिया 2023 में आप देखोगे कि जो इंडिया का ट्रेड है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, वो 2 बिलियन का हो गया था, जो कि अंडर स्कोरिंग करता है ग्लोबल ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ द जो है रिलेशन इन जियोपॉलिटिक्स। तो ये हमारी इवॉल्विंग डिप्लोमेसी के बारे में बताता है, बायलैटरल विजिट हो गया, कल्चरल एक्सचेंज हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, इसकी पीडीएफ आपको हमारे उसमें मिल जाएगी। इसके बाद आप लोग पढ़ लेना, जो चीज़ आप खुद 30 मिनट में पढ़ सकते हो तो मैं 1 घंटा उसका नहीं लूँगा। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। बाकी तो मैं हूँ वहाँ पर, आप लोग कमेंट का सेक्शन में बताना कोई अगर डाउट हो। और प्रीलिम्स के लिए मैं बहुत जल्दी ही कोर्स लेकर आने वाला हूँ और आपको मज़ा आ जाएगा उसमें। मैं सारे एनडीए सीडीएस ये सब के 25 साल के सारे क्वेश्चन हैं, वो सब कुछ मैं करवाऊँगा आपको। पिछले साल भी हम लोगों ने चलाया था, मतलब इसी साल चलाया था, तो 4R टेक्निक के थ्रू मैंने आपको चीज़ें याद भी करवाई थी। अब तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ मैंने 20 दिन में हम लोग ने तैयारी करी थी। अब तो इस बार टाइम है तो हम लोग एकदम हाई लेवल पे चीज़ें करेंगे, एकदम प्रोफेशनल तरीके से करेंगे और प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे। मैं सारी चीज़ें करवाऊँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और शॉर्ट्स भी लगातार आ ही रही हैं हमारी और आगे भी आने वाली हैं, तो शॉर्ट्स भी देखते जाइए। सारी चीज़, आपका मेंस भी रेडी हो जाएगा। अभी मेंस रेडी करिए, आपको मैं प्रीलिम्स में करवा दूंगा, टेंशन मत लो। प्रीलिम्स के लिए मैं हूँ ना आपके साथ, तो बस इसको कंटिन्यू करिए। अभी जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस करे बिना देखे इसको कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आप लोग देख लेना। मैं वीडियो की लेंथ बढ़ाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कुछ जो है आप खुद भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये जो है वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ ना कुछ आप लोग को जानने को मिला होगा। इस वीडियो को दोस्तों या शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।